हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं आज, और डायरेक्ट मैं आप लोगों को जो है मेरे नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक है और टाइम जो है कम है। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है उसमें तो पोलराइजेशन क्या होता है कि इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डिनरी लाइट इस प्रकार से होती है जिसके वाइब्रेशंस जो है वो हर डायरेक्शन में होते हैं। अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है कहीं पे भी जो है 360 डिग्री में वाइब्रेशंस होंगे उसके। इस लाइट को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों अनपोलराइज्ड लाइट है। ये इसका यूँ समझ लो कि फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू है एक तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो जो है वाइब्रेशन जैसे सब डायरेक्शन में होते हैं, तो अपन इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो तुम लोग। तो ये दो पोर्शन में, एक ये ऊपर वाला ऑसिलेशन है और एक अंदर वाला ऑसिलेशन है, दो पार्ट में हमने रिजॉल्व किया हुआ है। तो ये हुई अनपोलराइज्ड लाइट। तो इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड करना मतलब उसके ऑसिलेशंस को इस डायरेक्शन में या तो ये डायरेक्शन में लिमिट कर देना या फिर ये डायरेक्शन में इस प्रकार से लिमिट कर देना। इसको हम लोग जो है पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है वो क्या हो गया, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जिस प्लेन में वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पर अभी हमारे काम की यहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों ने देखा अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है वो कैसे होती है। ये यहाँ पे लिखा अनपोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन, इट इज़ द लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशंस होते हैं तो हम उसको जो है अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड अभी समझ में आया होगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग एन ऑर्डिनरी लाइट। किसी भी लाइट को पोलराइज करने के 5 मेथड होते हैं बच्चों: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, डाइक्रोज्मा और स्कैटरिंग। और हमारे जो काम की चीज़ है एनसीईआरटी में जो है हमारे को सिर्फ रिफ्लेक्शन है और स्कैटरिंग है। रिफ्लेक्शन का मतलब ब्रूस्टर लॉ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है रिफ्लेक्शन वाला मेथड देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो है डायग्राम गिवन है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मैं आप लोगों को ब्रूस्टर लॉ या फिर रिफ्लेक्शन का मेथड बता रहा हूँ। ये ऑर्डिनरी लाइट आ रही है और ब्रूस्टर भाई साहब ने क्या किया कि जो लाइट है इसको हर एक डायरेक्शन में एंगल इंसिडेंस जो है वो चेंज कर करके नोट किया, और ये ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दैट इज़ ऑलवेज पार्शियली पोलराइज्ड। पर एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा था जहाँ पे उनको रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड मिली, और उस एंगल को हम लोग जो है पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। ध्यान रहे सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है कि इस पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको 90 डिग्री कर देते हैं। ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन वाले लॉ भी होंगे तो ये एंगल आई पी है तो ये भी आई पी हुआ। ये 90 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये स्ट्रेट लाइन है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो है 180 होना चाहिए। इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 180, मतलब आई पी प्लस आर जो है वो भी 90 होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि आई पी प्लस आर शुड बी इक्वल टू 90। इसका मतलब जो है आर जो है वो कितना हो गया 90 माइनस आई पी। अब स्नेल्स लॉ लगा लो। यहाँ पे स्नेल्स लॉ जो है वो क्या बोलते हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये साइन आई है और ये साइन आर है। अब 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस आई पी क्या होता है, कॉस आई पी होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ आई पी मिल गया। तो हम लोग यहाँ से ब्रूस्टर लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। एकदम सिंपल है बच्चों। यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द
पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ब्रूस्टर लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आप लोगों को जो है स्कैटरिंग वाला लॉ बता रहा हूँ। ये है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। बच्चों इसमें क्या होता है कि ये ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, जो हमने जो है इस डायरेक्शन में सपोज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इंसिडेंट करी और यहाँ पे एक पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसको री एमिट करेगा। आप देख सकते हो स्कैटरिंग होता क्या, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मॉलिक्यूल इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री रेडिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वापस एमिट करता है सब डायरेक्शन में, जिसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो जब अनपोलराइज लाइट उस पर हम इंसिडेंट करते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है और जिस डायरेक्शन में वेव पहले मूव कर रही थी जो कि एक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में पार्शियली पोलराइज लाइट होती है और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कम्प्लीटली पोलराइज लाइट हो जाती है। तो ये भी कम्प्लीटली पोलराइज लाइट है, ये भी कम्प्लीटली पोलराइज लाइट है। तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है पहले स्कैटरिंग क्या है और ये बताना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें कम्प्लीटली पोलराइज लाइट मिलती है और उसी डायरेक्शन में इट इज़ पार्शियली पोलराइज लाइट। बस ये हो गया आप लोगों का स्कैटरिंग। बच्चों अब हम लोग जो है मेलस लॉ पढ़ रहे हैं और मेलस लॉ जो है उसमें जो चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है कि कभी भी किसी भी लाइट को जिसकी इंटेंसिटी जो है अनपोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, उसको जब हम किसी पोलराइज़र से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में फिट करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, उसको आप पोलराइड से पास करोगे उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी और इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा A0/√2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो मेलस लॉ का जो है स्टेटमेंट भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो मेलस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एनालाइजर एंड पोलराइजर। ध्यान देंगे बच्चों, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, ये दोनों एक्चुअली काम एक जैसे ही करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कम करते हैं, ग्लेयर कम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अभी एम्पलीट्यूड पे ध्यान मत दो, इंटेंसिटी इज आई नॉट। मैंने तुम्हें कहा कि इसको जब भी हम लोग पोलराइड से पास करेंगे इसकी इंटेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, आधी। ठीक है, अब इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच में अगर एंगल कितना है, थीटा, इसकी एक्सिस वर्टिकल है और इसकी एक्सिस जो है इस डायरेक्शन में है, तो एंगल दोनों के वर्टिकल और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या लिया है, थीटा। तो जो लाइट बाहर निकलेगी इस इंटेंसिटी के साथ तुम cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये कैसे आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप लोग जो है सपोज़ अब हमको एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, इंटेंसिटी इतनी है तो एम्पलीट्यूड देखो, इनिशियली एम्पलीट्यूड A0 है, बाद में एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा क्योंकि अगर इंटेंसिटी इतनी है इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे को इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, तो स्क्वायर करोगे तो A0²/2 हो जाएगा। A0² मतलब I0 और नीचे 2। ठीक है, सपोज़ इसको मैं नाम देता हूँ A'। तो ये एक्सिस जो है इस प्रकार से है, ये एक्सिस से जो है एम्पलीट्यूड जो पास हो रहा है दैट इज़ A'। अब ये A' है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा A' cos थीटा और ये हो जाएगा A' sin थीटा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि जो A' cos थीटा कंपोनेंट है वो इस एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, A' cos थीटा, और जो A' sin थीटा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर इतना है तो इंटेंसिटी उसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि अगर यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है, यहाँ आधी हो जाएगी, यहाँ आधी हो जाएगी और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। अगर यहाँ पे एक और पोलराइजर होता आगे तो हम लोग और cos स्क्वायर थीटा करते, या थीटा जो है उन दोनों के बीच का एंगल होता है, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज I0/2 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि इफ़ 3 पोलराइजर आर यूज्ड थीटा 1 इज़ द एंगल बिटवीन P1 एंड P2। मैं आप लोगों को डायग्राम बता देता हूँ यहाँ पे।
देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 3 पोलराइज़र रख दिए हैं, P1, P2 और P3, ठीक है। हमें यहाँ पे इंटेंसिटी पूछी गई, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी तुम्हारी आई है तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, दैट इज़ I/2, और यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, θ1, तो यहाँ पे हो जाएगी दिस इज़ I/2 cos स्क्वायर θ1, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ I/2 cos स्क्वायर θ1। इतनी इंटेंसिटी हमारे को यहाँ पे मिलेगी, और अब इन दोनों के बीच में एंगल θ2 है, तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो ये कंप्लीट इंटेंसिटी है, दिस इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर θ2 है, θ2 इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से पोलराइजर और एनालाइजर में इंटेंसिटी फाइनली हमको किस प्रकार से मिलती है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैराथन क्लास में भी मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग जो है देखना चाहते हो तो देख सकते हो वीडियो। यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें बताई गई है कि खाली अगर 2 पोलराइज़र होते हैं, पहला पोलराइज़र है दूसरा एनालाइजर, खाली 2 होते हैं, उनके बीच में अगर एंगल 0 होता है, ठीक है, मतलब दोनों की एक्सिस सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो जो बाहर इंटेंसिटी निकलेगी वो आधी निकलेगी। क्योंकि क्या होगा, यहाँ से इंटेंसिटी आधी होगी और इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस अगर पैरेलल है तो पूरी की पूरी लाइट यहाँ से वापस निकल जाएगी, क्योंकि दोनों के एक्सिस सेम डायरेक्शन में। जब यहाँ से कोई लाइट बाहर निकलती तो उसके वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में होंगे, तो ये भी अगर इसी डायरेक्शन में एक्सिस है तो ये सारे वाइब्रेशंस बाहर निकल जाएंगे, तो इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी। पर अगर 90 डिग्री का है, मतलब दोनों के एक्सिस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, उस केस में जो है नेट इंटेंसिटी विल बी 0, बिकॉज cos स्क्वायर 90 क्या होता है 0, तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। तो 3 चीज़ें पोलराइजेशन में याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है, ब्रूस्टर लॉ, मेलस लॉ और स्कैटरिंग वाला। मेरे ख्याल से पोलराइजेशन भी कंप्लीट हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो है पूरा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। और फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा पूरी उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। थैंक यू।